सोनपुर गांव में शंभू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। शंभू का गांव में एक दुकान था जिससे वह जो भी कमाता अपने घर परिवार चलाने में लगा दिया करता। पूजा, बेटिया, मैं तेरे बापू के साथ दुकान पर जा रही हूँ। तू अपने छोटे भाई और अपना ख्याल रखना और घर का काम कर लेना। जी ठीक है माँ। मैं घर का काम करने के बाद रमेश को पढ़ाने बैठूंगी। पूजा का छोटा भाई रमेश पूजा से लगभग 8 साल छोटा था। वह अभी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा था जबकि पूजा की 11वीं पूरी हो चुकी थी। पूजा के लिए रिश्ता भी देखा जा रहा था। वहीं पूजा के माता पिता गांव में ही दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना खुशियों को जल्दी नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ शंभू के परिवार के साथ भी हुआ। अरे अंजू बहन, गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि आज तुम्हारा दुकान तोड़ देंगे। ये कैसा मजाक है? लक्ष्मी बहन, भला हमने किसका क्या बिगाड़ा है जो गांव के लोग गुस्से में हैं और हमारा दुकान तोड़ना चाहते हैं? यह दुकान मैं करीब 6 सालों से चलाता आ रहा हूँ और कभी हमने किसी को किसी तरह की दिक्कत भी ना दी है। यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ और गांव वाले भी जानते हैं, लेकिन कल रात से जिन जिन ने आपके दुकान से खाना खाया है उन्हें उल्टी दस्त हो रही है। और श्याम भाई साहब की बूढ़ी माँ तो चल ही बसी है आपके दुकान का खाना खाकर। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हे भगवान, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे खाने में मिलावट थी, या फिर हमने गांव वालों को बासी खाना खिलाया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई? नहीं, 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 भगवान के लिए ऐसा तो ना बोलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों से आज तक हमारे दुकान का खाना खाकर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और आज अचानक यह सब कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बिंदिया बहन और शंभू को गांव वालों की बातें बताकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद गुस्से में गांव वाले आते हैं और शंभू का दुकान तोड़ देते हैं। शंभू अपने दुकान को लोगों को तोड़ता हुआ देखकर उनके सामने बहुत रोता गिड़गिड़ा आता है, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। लोगों को मिलावटी खाना खिलाते हो और अभी अच्छा बने का नाटक कर रहे हो। वो तो शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें गांव से नहीं निकाला है, सिर्फ तुम्हारा दुकान ही तोड़ा है। हाथ पैर सलामत है, कमा कर खा सकते हो। अगर दोबारा तुमने दुकान खोला तो इसे आग लगा देंगे। आग यह सब जिस किसी ने किया है कभी खुश नहीं रहेगा, वो कभी नहीं। शंभू का परिवार अब संकट में आ जाता है। कमाने खाने का एक ही साधन था, उनका दुकान, जिसे गांव वालों ने गुस्से में तोड़ दिया था। और गांव वालों का कहना था कि उस दुकान में मिलावटी खाना मिलता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो गई और गांव की एक बुजुर्ग बुढ़िया की मौत भी हो गई। अब शंभू को गांव में कोई भी काम नहीं दे रहा होता, ना ही उसकी कोई मदद करना चाहता है। ऐसे में शंभू दिन पर दिन परेशान रहने लगा और एक रोज देर शाम शंभू को अटैक आता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। शंभू का परिवार अब और भी बुरी स्थिति में फंस चुका था। माँ, आप कब तक ऐसे ही रोती रहेंगी? मैं हूं ना, मैं आपका और रमेश का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ पूजा के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। अपनी बीमार माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उसे ही संभालने थी, जिस वजह से वह गांव के सरपंच के घर काम मांगने पहुंचती। सुना है थारे बाप को अटैक आ गया। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जैसे को तैसा तेरे बाप ने गांव के लोगों को मिलावटी खाना खिलाकर उन्हें बीमार जो किया था, उसका फल तो उसे मिलना ही था। मैं यहाँ आपसे काम मांगने आई हूँ और आप हैं कि मुझे जलील कर रहे हैं। मेरे पिता के बारे में आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सरासर गलत है। मेरे पिता 6 सालों से दुकान चला रहे थे और इन सालों में कभी भी गांव वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक दिन गांव वालों की तबीयत क्या खराब हुई, सारा इल्जाम मेरे पिताजी पर आ गया। किसी ने खोजबीन करने की जरूरत भी नहीं समझी। बहुत लंबी जुबान है तेरी। वैसे गांव का कोई भी तुझे काम ना देगा और मैं भी तुझे काम देने वाला। अब खड़ी क्या है? क्या है? पूजा सरपंच की बातें सुनकर घर घर लौट आती है
और अपने परिवार को लेकर काफी ज्यादा वह परेशान हो जाती है। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और काजल को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। एक रोज काजल अपने घर के पीछे रखे सामानों को हटा रही होती है। तभी उसे एक हाथ गाड़ी मिलती है जो उसके दादाजी की थी। अरे वाह माँ, ये हाथ गाड़ी कितनी सुंदर है, लेकिन आप लोगों ने इसे ऐसे क्यों फेंक रखा है? रहने के लिए जितना घर है उस घर में ये सारी चीजें आ भी सकती है। वैसे ये हाथ गाड़ी तेरे दादाजी ने अपने हाथों से बना रखी है, ये गाड़ी वही चलाया करते थे। ठीक है, अब से ये हाथ गाड़ी मैं चलाया करूंगी और अपने दादाजी की परंपरा को कायम रखूंगी। पूजा अब उस हाथ गाड़ी को साफ करती है और उसे चलाने लायक बनाती है, जिसके बाद वह गांव से शहर जाने वाली सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अपने हाथ गाड़ी के जरिए लाने और ले जाने से कुछ पैसे कमा लिया करती, जिससे वह अपना घर चलाने लगती है। पूजा अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही थी। वह अपने हाथ गाड़ी से अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी, लेकिन एक रोज उसे घर आते हुए शाम हो जाती है। तभी उसे जंगल के रास्ते एक आदमी मिलता है जो उसे नुक्कड़ पर छोड़ने के डबल पैसे दे रहा था। पूजा भी उसे नुक्कड़ पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर बढ़ती है वो पूजा को किडनैप कर लेता है। 2 साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है, वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने, बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल टाल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो, हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाएं। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? सुनकर परेशान हो गई हूँ। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर सोनी मुंह ऐंठ के पल्ला झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही बुढ़िया 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली सड़क पर बुढ़िया अकेले चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। बुढ़िया वहीं एकाएक ढेर हो जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलते हैं अपने घर वापस। बूढ़ी चुड़ैल सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती है और एग में जाके बैठ जाती है। वहीं बैठकर अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। सुबह होने पर अलार्म बजता है। अजी अलार्म बंद करो, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ,
आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही सोनी फटाफट उठकर बैठ जाती है। क्या सच? मैं अभी तुम्हारा टिफिन देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ। रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कमरा खाली पाकर वो सोनी को बताता है, चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई। हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। और अपने अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। उन्हें बहुत परेशान किया है ना मुझे। देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोनी छत की सफाई करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनी झाड़ू मारने लगती है। चुड़ैल साफ जगह पर फिर से कूड़ा बिखेरने लगती है। अरे ये कोना तो मैंने अभी साफ किया था। शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि साफ किया होता तो गंदा नहीं होता। चुड़ैल सोनी के पीछे खड़ी होती है। सोनी वो जगह फिर से साफ करती है। देखती हूँ आज तो कैसे साफ कर पाती है। चुड़ैल फिर से पीछे पीछे कचरा बिखेरने लगती है। सोनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। सोनी परेशान होकर थक कर नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल जीने पर पानी डाल देती है और सोनी धम धम करती हुई नीचे जा गिरती है। चुड़ैल हंसने लगती है। हाय मेरी कमर, अम्मा, कमर ही टूट गई मेरी तो आज। हे राम। सोनी अपनी कमर पकड़ती हुई खड़ी होती है और कमरे में जाने लगती है और बाम